हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स का सेकेंड लेक्चर शुरू करेंगे। कल हम लोगों ने बिजनेस इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में पढ़ाई की थी और हम लोग ने पढ़ा था कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है। कुछ इंट्रोडक्शन मैंने बताया था, कुछ डिफिनीशंस बताए थे बिजनेस इकोनॉमिक्स के, किन किन ऑथर ने डिफिनीशन दिए हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के उसके बारे में मैंने बताया था। और बताया था कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने कल डिस्कस आपका किया था। आज हम लोग इसके आगे शुरुआत करेंगे कि हम लोग ये पढ़ेंगे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है, उसके यूज या इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, और बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, कहाँ 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 उसका एरिया है, किस किस एरिया को वो कवर करता है। ये हम आज की क्लास में पढ़ेंगे और कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर क्या होता है। ठीक है, कल हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सर बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस भी होता है एज वेल एज आर्ट भी होता है। साइंस का मतलब है कि सर ये थ्योरी बेस्ड होता है, एजम्पशन बेस्ड होता है। और आर्ट का मतलब है कि जब हम इस एजम्पशंस को और इन थ्योरीज को जब प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन दे देते हैं तो वो क्या बन जाता है, आर्ट बन जाता है। तो आज हम वही पढ़ेंगे कि सर वो बिजनेस इकोनॉमिक्स अपना क्या नेचर दर्शाता है, वो क्या दिखाना चाहता है आपको, क्या प्रदर्शित करना चाहता है। ये हम लोग इस नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स दो तरीके का होता है, उसके अंदर दो अप्रोचेज होते हैं। एक को बोलते हैं नॉर्मेटिव अप्रोच और दूसरे को बोलते हैं पॉजिटिव अप्रोच। ठीक है, कल मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी नॉर्मेटिव के बारे में बताया था कि नॉर्मेटिव अप्रोच क्या होता है, क्योंकि इसी में लिखा होगा नॉर्मेटिव साइंस कि सर बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, नॉर्मेटिव साइंस होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि भविष्य में हमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उनको पहले से ही फोरकास्ट कर लेना, उनको पहले से ही क्या कर लेना, उनके बारे में जान लेना। यही तो इकोनॉमिक्स है। तो फीचर्स में ही हमने नॉर्मेटिव साइंस के बारे में पढ़ लिया था, बस उसको हमको थोड़ा सा ब्रॉड करके पढ़ना है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे सर कि पॉजिटिव अप्रोच क्या होता है, तब हम लोग चलेंगे नॉर्मेटिव अप्रोच पे। तो पहले पढ़ते हैं पॉजिटिव अप्रोच कि सर पॉजिटिव अप्रोच क्या होता है कि व्हाट इज। इसमें क्या लिखा हुआ है बेटा, व्हाट इज लिखा हुआ है। यहाँ पे व्हाट वॉज भी हो सकता है, व्हाट ऑट टू भी हो सकता है, व्हाट ऑट टू बी, कि क्या है, क्या था, क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यहां देखा जाता है। इकोनॉमिक्स इसी पे तो बेस होता है कि प्राइस के चेंज होने की वजह से जो आपके डिमांड में चेंज हो जाता है, कॉस्ट के चेंज होने की वजह से आपके जो रेवेन्यू में चेंज हो जाता है। यही तो आपका पॉजिटिव अप्रोच है ना, कि इकोनॉमिक्स आपको क्या सिखाता है, अगर एक भी चीज में आप चेंज करेंगे तो इसका इफेक्ट दूसरे पे पड़ेगा। कल कोरिलेशन पढ़े थे आप फीचर्स में, तो वही चीज है कि सर पॉजिटिव अप्रोच आपको क्या दिखाता है, रियलिस्टिक चीजें दिखाता है कि भाई देखो लिखा ना, इट इज द एक्चुअल एंड रियलिस्टिक सिचुएशन। पॉजिटिव अप्रोच क्या होता है कि मुझे एक्चुअल में पता होता है कि अगर मैं प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज कर दूंगा तो क्वांटिटी डिमांड में जरूर चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसीलिए ये किस नेचर का होता है, ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है, कि इसमें हम तुरंत बता देते हैं कि भाई अगर मैं प्राइस में चेंज करूंगा तो डिमांड में भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, इंडिविजुअल के डिमांड में। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव अप्रोच। पॉजिटिव अप्रोच का मतलब है कि जो हमें दिख रहा है, जो हमें एक्चुअल रूप में दिखाई दे रहा है कि अगर मैं प्राइस बढ़ाऊंगा तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये पॉजिटिव अप्रोच हो जाता है। नॉर्मेटिव अप्रोच या दूसरा अप्रोच क्या है बेटा, नॉर्मेटिव अप्रोच है। नॉर्मेटिव अप्रोच का मतलब क्या है कि सर व्हाट ऑट टू बी, क्या करना चाहिए, क्या होगा भविष्य में, अभी से ही हम उसके बारे में फोरकास्ट करके बैठे हैं कि सर इन्फ्लेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिफ्लेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर टैक्स रेट चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाएगी तो क्या हो जाएगी। मतलब ये पहले से ही सोच रहे हैं। मतलब ये अभी रियलिस्टिक सिचुएशन नहीं है, एजम्पशन जिसको आप बोलते हैं, जैसे लिखा है इट इज आइडियलिस्टिक सिचुएशन, कि हम आगे ही पहले से ही आगे आने वाले सिचुएशन को हम पहले से ही सोच ले रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो मुझे कुछ चेंज कर देना चाहिए, मुझे अपने पॉलिसी में चेंज कर देना चाहिए, मुझे अपने प्राइसिंग और कॉस्ट और रेवेन्यू में चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, इन सब चीजों में चेंज करना, तो उसी को क्या बोलते हैं, नॉर्मेटिव अप्रोच। इसीलिए लिखा है इट इज अ पास वैल्यू कंक्लूजन, और ये सब्जेक्टिव इन नेचर होता है। क्यों, क्योंकि इसके बारे में पहले से बहुत अध्ययन होता है, फिर धीरे धीरे इसको क्या कर दिया जाता है, चेंज के तुरंत नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्टिव नेचर है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ठीक है, हम ये सोच के बैठे ना कि इन्फ्लेशन होगा, ऐसा थोड़ी कि ऐसा हो ही जाएगा, नहीं हुआ तो ठीक है। तो क्या हम अपनी पॉलिसी को चेंज करेंगे, नहीं करेंगे। पॉलिसी को कब चेंज करेंगे, जब हमें लगेगा कि हाँ चेंज हो गया, तब हम पॉलिसी में चेंज कर देंगे। लेकिन उसके लिए हम पहले से ही क्या थे, सोचे हुए थे कि अगर ऐसा होगा तो हम अपनी स्ट्रेटजी को या अपनी पॉलिसी को चेंज कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि हमारे कंपटीटर्स जो हैं वो अपनी प्राइसिंग को घटा रहे हैं। ठीक है, हम ये पहले से ही सोच के बैठे हैं कि दूसरे वाले प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो हम पहले से ही उसके बारे में मन बना के जहां वो घटाएगा तो हम भी क्या कर देंगे, अपने प्राइस को घटा देंगे। उसके लिए पहले से ही सिचुएशन के हिसाब से बैठे हुए हैं।
तो ये क्या होता है, सब्जेक्टिव इन नेचर होता है। ठीक, इसके बारे में पहले से ही बहुत अध्ययन होता है। तो सर इकोनॉमिक्स जो होता है दो नेचर का होता है, एक होता है पॉजिटिव अप्रोच और दूसरा नेगेटिव अप्रोच। पॉजिटिव अप्रोच होता है कि जो आपको एक्चुअल रूप में दिख रहा है, रियलिस्टिक है, एक्चुअल सिचुएशन है कि अगर ऐसा प्राइस में चेंज करूंगा तो डिमांड में चेंज हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ाऊंगा तो डिमांड में चेंज हो जाएगा, कॉस्ट घटाऊंगा तो डिमांड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये अभी की चीजें हैं। नॉर्मेटिव अप्रोच क्या है, व्हाट ऑट टू बी, मतलब आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होना चाहिए, इसके बारे में भी पहले से ही सोच लेना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मेटिव अप्रोच। तो दो तरीके के हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स के नेचर पढ़े, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है आप सबको? चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि सर बिजनेस इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, इसके यूज क्या होते हैं। ठीक है, कहां कहां पे बिजनेस इकोनॉमिक्स ज्यादातर यूज होता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है ही क्यों, बिजनेस इकोनॉमिक्स को लाया ही क्यों गया है, ये हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। देखो पहला क्या लिखा है, इफेक्टिव यूज ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। हम ऐसा इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएंगे जिससे हमारे बिजनेस का क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, इकोनॉमिक्स यही तो होता है, ऐसी प्राइसिंग पॉलिसी, ऐसी कॉस्ट पॉलिसी, ऐसी रेवेन्यू पॉलिसी, ऐसी कंपटीशन पॉलिसी हम बनाएंगे जिससे हमारे बिजनेस का क्या हो, डेवलपमेंट। ठीक, दूसरी चीज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ बिजनेस रिसोर्स। ये तो सबसे मैंने कल बताया था ना कि स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है हमारे इंडिया के अंदर या कहीं भी देश के अंदर, तो उन रिसोर्सेस को किस तरीके से यूज करके अपने कस्टमर्स, अपने जितने भी लोग हैं सामने जो कंजम्पशन करते हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको प्रोवाइड कराना ही तो इकोनॉमिक्स है। इसलिए लिखा है कि हम यहाँ पे रिसोर्सेस का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करते हैं या प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं, ताकि ना किसी को बहुत ज्यादा भी मिल जाए ना किसी को बहुत कम मिले, मतलब प्रॉपर मात्रा में वो सामान उसको मिल जाए। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का दूसरा भी इंपॉर्टेंस है, यूज है कि हम बिजनेस रिसोर्सेस को इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज करते हैं ताकि मार्केट में हमारी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो हमेशा प्रॉपर तरीके से बनी रहे, किसी को भी ना बहुत ज्यादा मिले ना बहुत कम। ठीक है, फिर उसके बाद फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जब हम इकोनॉमिक्स को अपने बिजनेस के अंदर शामिल करते हैं तो वहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होती है, मतलब बेरोजगारी कम हो जाती है, रोजगार की संभावना बढ़ जाती है। जब हम इकोनॉमिक्स को शामिल कर देंगे तो भाई बिजनेस सही तरीके से रन करेगा, जब सही तरीके से रन करेगा तो वहाँ के देश के सारे जो लोग होंगे उनको नौकरी भी मिलेगी। ठीक है, प्रॉपर तरीके से उनको सामान भी मिलेगा, प्रॉपर तरीके से उनको सैलरी भी मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर मेरी इकोनॉमी ही खराब होगी, हमारे यहाँ प्राइसिंग पॉलिसी, कॉस्ट पॉलिसी, ये सारी चीजें अगर खराब होगी, मार्केट की कंडीशन ही खराब होगी, तो क्या हम रोजगार लेके आ पाएंगे, नहीं लेके आ पाएंगे। रोजगार नहीं लेके आ पाएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखना है कि अगर इकोनॉमिक्स को सही तरीके से अगर हम यूज करेंगे तो हमारे यहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट की केस क्या हो सकती है, बन सकती है। ठीक, फिर नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अगर हम बिजनेस में इकोनॉमिक्स को सही तरीके से पॉलिसीज को लेके आते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट रखते हैं, तो हमारा क्या बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी होगा। प्रॉफिट का मतलब किससे होता है, सीधे कंपनी से होता है कि अगर मैं अच्छे से बिजनेस इकोनॉमिक्स को यूज करूंगा तो हमारे कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा और वहां के जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी इंप्लॉयज हैं जो कंपनी के अंदर काम करते हैं, उनका भी मैक्सिमाइजेशन होगा प्रॉपर। उनको भी ये अच्छा लगेगा कि भाई कंपनी हमारी क्या करती है, बहुत ज़्यादा वेलफेयर फैसिलिटीज़ देती है, बहुत अच्छे से हमें सैलरी प्रोवाइड करती है। ठीक है, हमारे ऊपर भी ध्यान देती है, क्योंकि मैं प्रॉफिट में हूँ ना। अगर कंपनी प्रॉफिट में रहेगी तो आपके ऊपर ध्यान देगी, जब लॉस में रहती है तो ध्यान नहीं देती है। तो इसलिए ध्यान रखना होता है कि अगर इकोनॉमिक्स का सही तरीके से यूज करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हमारा बढ़ता है और हमारी कंपनी का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बढ़ता है, मतलब गुडविल भी बढ़ती है। इस तरह से भी देखा जा सकता है। उसके बाद है कि नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई एनालाइज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। इकोनॉमिक्स जो है दोनों फैक्टर का क्या करता है, एनालिसिस करता है, इंटरनल फैक्टर को भी और एक्सटर्नल फैक्टर, क्योंकि दोनों फैक्टर्स जो हैं आपके बिजनेस के ऊपर प्रभाव डालते हैं। इंटरनल मतलब आपके मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती, जैसे हम इंटरनल किस किस चीजों को किस किस फैक्टर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, प्राइसिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब हमारे क्या इंटरनल फैक्टर्स हैं। एक्सटर्नल फैक्टर क्या होते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर, मार्केट फैक्टर, ठीक है, इन्वायरमेंट फैक्टर, ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो आपके एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। तो इन सब के बारे में पहले से ही पता लगा लेना। अगर मैं इसके बारे में पहले से ही पता लगा लूंगा तो मैं अपनी पॉलिसी और स्ट्रैटेजी भी उसी तरीके का बनाऊंगा। अगर मुझे पता ही नहीं होगा मार्केट में क्या चल रहा है, पॉलिटिकल फैक्टर क्या चल रहा है, पॉलिटिकल कंडीशन कैसी है, ठीक है, हमारा इन्वायरमेंट कंडीशन कैसा है, तो हम क्या आगे का डिसीजन ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखना है कि ये आइडेंटिफाई करता है और एनालाइज करता है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर। फिर नेक्स्ट आता है
फार्मिंग बिजनेस पॉलिसीज एंड प्रेडिक्ट द फ्यूचर। ये सबसे ज्यादा फार्मिंग बिजनेस पॉलिसीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है और प्रेडिक्ट करता है फ्यूचर। भाई जैसा प्रोडक्शन होगा उसी हिसाब से आप क्या करेंगे, मार्केट में प्रोडक्ट लेके आएंगे। जैसे होता नहीं कि आप देखते होंगे रियल लाइफ में कि जब किसी चीज का प्रोडक्शन कम हो जाता है तो उसकी प्राइस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती, बिल्कुल बढ़ती है। ठीक है, जैसे अभी आलू का दाम है, प्याज का दाम है, क्यों इतना महंगा है, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो रहा है। अगर अभी प्रोडक्शन खूब भारी मात्रा में होने लगे, देखो उसकी जो प्राइस होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इकोनॉमिक्स यही तो देखता है कि अगर प्रोडक्शन कम है तो प्राइस ज्यादा होगी, अगर प्रोडक्शन ज्यादा है तो प्राइस कम हो जाएगी, ताकि ज्यादा लोग खरीदें, कंजम्पशन ज्यादा हो। लेकिन अगर पहले से ही मेरे पास सामान कम है और मैं उसकी प्राइसिंग कम रख दूंगा तो मुझे ही दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि सभी लोग को वो चीज अवेलेबल एक मात्रा में नहीं हो पाएगी। लेकिन मैं प्राइस बढ़ा दूंगा तो लोग क्वांटिटी को कम कर देंगे और सब लोगों को वो प्रोडक्ट क्या होगा, आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स का ये भी एक यूज है कि यहाँ सबसे ज्यादा फार्मिंग बिजनेस पॉलिसीज पे सबसे ज्यादा ध्यान देता है और ये फ्यूचर को प्रोडिक्ट करता है। ये बस एक तरह से कह सकते हैं सर, प्रोडक्शन एनालिसिस पे सबसे ज्यादा ये ध्यान देता है कि जैसा प्रोडक्शन होगा वैसा वो फ्यूचर प्रोडक्ट करेगा। अगर प्रोडक्शन कम होगा तो प्राइसिंग ज्यादा होगी, अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो प्राइसिंग को कम कर दिया जाएगा। जैसी डिमांड होगी वैसा ही सप्लाई होगा। ऐसा नहीं कि डिमांड ज्यादा हो रही है तो सप्लाई कम कर रहे हैं, डिमांड कम हो रही है तो सप्लाई ज्यादा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आप हमेशा इस चीज को ध्यान रख के चलते हैं। तो हमने क्या पढ़ा इंपॉर्टेंस में, फिर से मैं रिवीजन करा देता हूं कि हमने इंपॉर्टेंस में पढ़ा पहली चीज कि सर इफेक्टिव यूज ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, कि हम इकोनॉमिक्स का यूज जो होता है कि इकोनॉमिक्स पॉलिसीज को सही तरीके से बिजनेस के अंदर अगर हम यूज कर देंगे तो बिजनेस का डेवलपमेंट हो जाएगा। दूसरा हमने पढ़ा कि सर बिजनेस इकोनॉमिक्स जो होता है यहाँ पे प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज होता है, ताकि लोगों को सही टाइम पे सही चीज अवेलेबल होकर मिले। फिर फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। इकोनॉमिक्स को अगर हम अपने बिजनेस के अंदर अपनाते हैं तो रोजगार बढ़ता है, रोजगार कम नहीं होता, क्योंकि सारी चीजें सही फैक्टर से चलेंगी सही तरीके से तो भाई रोजगार बढ़ेगा। फिर उसके बाद है कि रोजगार बढ़ाने का मतलब क्या है कि सर आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा और आपके कंपनी की गुडविल भी बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि सर इकोनॉमिक्स जो है वो आइडेंटिफाई और एनालाइज करता है इंटरनल फैक्टर्स को भी और एक्सटर्नल फैक्टर को भी। और हमने क्या पढ़ा कि सर लास्ट में प्रोडक्शन एनालिसिस पे इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और इसके द्वारा ही फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जाता है। ठीक है, तो दो चीजें हो गई, एक नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स और दूसरा इंपॉर्टेंस और यूजेज ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ेंगे कि सर स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसके क्षेत्र क्या है, एरिया क्या है, कौन कौन से एरिया जो है वो कवर करता है। एक तरह से समझ लीजिए स्कोप जो है, हमने जो सिलेबस में पढ़ा है ना, जो हमने कल सिलेबस बताया था, डिमांड, ठीक है, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, मार्केट, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब अभी स्कोप के अंदर सारी चीजें। मतलब स्कोप क्या होता है, आपका सिलेबस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, सीधी बात। तो जो सिलेबस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स है वही क्या है, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या किया जाता है, ठीक है, वो किन किन एरियाज को कवर करता है, उन्हीं एरियाज को हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग चैप्टर के माध्यम से, अलग अलग टॉपिक के माध्यम से हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो देखो इसमें आया भी होगा, देखो पहला ही देखो लिखा होगा कि डिमांड एंड एनालिसिस फोरकास्टिंग। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हम डिमांड फोरकास्टिंग एंड एनालिसिस फोरकास्टिंग करते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा उसको पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेना, फ्यूचर में किस प्रोडक्ट की डिमांड होगी उसको पहले से ही प्रेडिक्ट करना। ठीक है, डाटा के माध्यम से, ठीक है, आपके इमेजिनेशन के माध्यम से अगर हम क्या कर लेते हैं, उन चीज के बारे में सोच लेते हैं, इसी को क्या बोला जाता है, फोरकास्टिंग बोला जाता है। तो इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा काम है, इस सबसे बड़ा एरिया कवर करने का है कि क्या डिमांड होगी, ठीक है, क्या फोरकास्टिंग होगी, उसके बारे में पहले से ही प्रिडिक्ट कर लिया जाता है। हम लोग पढ़ेंगे डिमांड एनालिसिस में, मैं इसको और भी ब्रॉड तरीके से उसमें पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे। फिर दूसरा इसका स्कोप क्या है बेटा, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। ये अभी पढ़े हैं इसके इंपॉर्टेंस में कि सर ये फार्मिंग इंडस्ट्रीज और फ्यूचर, फार्मिंग इंडस्ट्रीज का एनालिसिस करता है और फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है। तो हम यहाँ पे प्रोडक्शन एनालिसिस करते हैं। प्रोडक्शन एनालिसिस में हम क्या ध्यान देते हैं कि हमारी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, अगर हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट जितनी कम होगी उतना ही मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो प्रोडक्शन पे सबसे ज्यादा यहाँ पे ध्यान दिया जाता है कि भाई जैसी डिमांड होगी उसी हिसाब से प्रोडक्शन होगा। जब प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी तो हमें प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। जब प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी तो हमें प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। उसी के हिसाब से मुझे अपने कॉस्ट को भी क्या करना पड़ेगा, रिकवर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तभी तो हम आगे आने वाले फ्यूचर में सेल कर पाएंगे ना। नहीं तो हमें अगर प्रोडक्शन और कॉस्ट के बारे में एनालिसिस ही नहीं कर पाएंगे तो क्या फ्यूचर में उस प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे, कितना दाम उसका होना चाहिए, नहीं। तो मुझे प्रोडक्शन और कॉस्ट का एनालिसिस करना पड़ेगा, तो ये भी हम इसके अंदर करेंगे। उसके बाद आता है तीसरा
थर्ड पॉइंट है प्राइसिंग डिसीजन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसकी प्राइसिंग का होना बहुत आवश्यक है। अगर मान लो किसी प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस नहीं लिखा है तो क्या आप उसको ले लेंगे क्या? नहीं। ठीक है, अगर उस पर प्राइस लिखा होता है तो आप एज्यूम कर लेते हैं कि भाई अगर ये इस पे प्राइस लिखा है तो इसकी जो वैल्यू है इतनी है। लेकिन अगर उस पर प्राइस ही नहीं लिखा है तो क्या हम डिसाइड कर पाएंगे कि इसको लें कि ना लें, क्वालिटी कैसी होगी, कौन जानता है। तो इसीलिए इसके अंदर प्राइसिंग डिसीजन और पॉलिसी और प्रैक्टिसेस का सबसे बड़ा महत्व होता है कि किसी भी बिजनेस को अगर हमको चलाना है तो हमें ध्यान देना पड़ता है कि वहां पे प्राइसिंग सबसे बड़ा रोल अदा करता है कि भाई प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, उस प्रोडक्ट की प्राइस रखेंगे कैसे। भाई पहले हमें कॉस्ट पता करना पड़ेगा और आगे आने वाले फ्यूचर में मेरा प्राइसिंग डिसीजन चेंज होगा, कब होगा, कैसे बढ़ाना है, कैसे घटाना है, ये सब हम इसके अंदर पढ़ाई करेंगे। उसके बाद आता है चौथा प्रॉफिट मैनेजमेंट। मैंने अभी बताया पीछे कि सर अगर इकोनॉमिक्स का यूज अगर हम करेंगे तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होगा और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी होगा। तो अगर हम इकोनॉमिक्स को सही तरीके से यूज करेंगे अपने मैनेजमेंट के अंदर, अगर कैलकुलेशन सही तरीके से करेंगे तो हम प्रॉफिट को भी अच्छे तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई अगर सही तरीके से प्राइसिंग करेंगे, कॉस्ट एनालिसिस करेंगे तो हमें प्रॉफिट अच्छा होगा। अगर हमारी प्रॉफिट एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस, रेवेन्यू एनालिसिस अगर सही तरीके से नहीं होती है तो हम मैनेजमेंट भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमें यही नहीं पता होगा मार्केट में कितने प्राइस में वो प्रोडक्ट बेचना चाहिए। आप पता चले महंगा बेच रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, लॉस में चले जाएंगे। पता चले बहुत कम दाम में बेच रहे हैं तो भी लॉस में चले जाएंगे। तो ये भी ध्यान रखना होता है ना। तो इकोनॉमिक्स में ये चीजें देखनी पड़ती हैं। तो प्रॉफिट मैनेजमेंट भी हो जाता है इकोनॉमिक्स की वजह से। उसके बाद है कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, अगर आपने फोरकास्टिंग सही की है, अगर आपने प्रोडक्शन एनालिसिस सही किया है, अगर आपने कॉस्ट एनालिसिस सही किया है तो आप कैपिटल भी मैनेजमेंट सही तरीके से कर पाते हैं। लेकिन अगर आप प्राइसिंग पॉलिसी खराब किए हैं, कॉस्ट एनालिसिस ही सही नहीं किए हैं, ठीक है, और रेवेन्यू एनालिसिस ही नहीं सही किए हैं, डिमांड कितनी हो रही है उस हिसाब से सप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आपका कैपिटल मैनेजमेंट भी नहीं हो पाएगा। तो कैपिटल मैनेजमेंट भी किसके द्वारा यूज किया जाता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स के थ्रू। और इससे बिजनेस में डिसीजन लेने में क्या होती है? आसानी होती है। और फिर लास्ट आता है आपका प्रोडक्ट पॉलिसी, मार्केट स्ट्रेटेजी। ठीक है, ये भी आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं स्कोप बन जाता है कि भाई मार्केट स्ट्रेटजी कैसी, किस तरीके की मार्केट में हम जाने, परफेक्ट कंपटीशन है, इम्परफेक्ट है, मोनोपॉली है, ओलिगोपॉली है, किस तरीके का मार्केट आपके इन्वायरमेंट में दिख रहा है। तो आप उसी तरीके से प्रोडक्ट की सेलिंग करते हैं, उसी तरीके से प्रोडक्ट की प्राइसिंग रखते हैं, उसी तरीके से प्रोडक्ट की कॉस्ट को मेंटेन करते हैं, रेवेन्यू को मेंटेन करते हैं। मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, किस तरीके का कंपटीटर मेरा क्या कर रहा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी दे रहा है, तो आपको उसी तरीके से उससे भी अच्छा गुड्स आपको बना के मार्केट में देना पड़ता है। तो ये सब चीजें आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर देखने को मिलती हैं। यही इसका स्कोप है। मतलब स्कोप का मतलब यही होता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, ये क्या क्या चीजें कैलकुलेट करके हमको बताता है, ये क्या क्या चीजें एनालिसिस कर सकता है, क्या क्या आगे कर सकता है। ये सब स्कोप होते हैं किसके? बिजनेस इकोनॉमिक्स के। तो हमने क्या पढ़ा इसमें, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, फिर से इसको रिवीजन करा देता हूं। देखो कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के किसकी फोरकास्टिंग करता है? डिमांड एंड एनालिसिस फोरकास्टिंग। ठीक है, कि मेरी डिमांड एंड सप्लाई कैसी होगी और आगे आने वाले फ्यूचर में हम प्रेडिक्ट करते हैं कि क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। फिर दूसरी चीज है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। इसके अंदर हम प्रोडक्शन एनालिसिस करते हैं, मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, कितना प्रोडक्शन हमें करना चाहिए, बहुत ज्यादा भी तो नहीं करना चाहिए, बहुत कम भी तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होगी, ये सब इसके अंदर एनालिसिस करते हैं। दूसरा, उस किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसका प्राइसिंग सबसे बड़ा फैक्टर होता है, तो प्राइस कितना होना चाहिए उसके लिए पॉलिसी बनाना, डिसीजन लेना। उसके बाद प्रॉफिट मैनेजमेंट, अगर मेरा कॉस्ट एनालिसिस, प्राइसिंग एनालिसिस अगर बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है तो मेरा प्रॉफिट मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से होगा। ठीक है, उसके बाद कैपिटल मैनेजमेंट है, अगर कॉस्ट एनालिसिस और रेवेन्यू एनालिसिस और प्रोडक्शन एनालिसिस सही तरीके से होगा तो हम कैपिटल को भी अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, ये भी हम लोग इसके अंदर कैलकुलेशन करना सीखेंगे। फिर उसके बाद प्रोडक्ट पॉलिसी या मार्केट स्ट्रेटजी, प्रोडक्ट की पॉलिसी, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कैसी होनी चाहिए, हमारा मार्केट कैसा है, इसके बारे में भी हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर पता लगाते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा बेटा? नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंस और यूजेज ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, और हमने पढ़ा आपका स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो फर्स्ट चैप्टर में यही चीज थी। क्या क्या बेटा, क्या क्या था? मैं फिर से बता दे रहा हूं क्या क्या चीजें इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा है। आप 2 लेक्चर इसके हुए हैं। हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ा, फीचर्स पढ़ा, ठीक, उसके बाद नेचर पढ़ा, फिर हमने इंपॉर्टेंस पढ़ा एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसके बारे में फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने
पढ़ाई कर ली है, ठीक है, डिस्कस कर लिया है। अब इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, मेल कर दीजिएगा, जहां से भी अगर आपका अवेलेबिलिटी आपको होता है। अगर किसी भी टॉपिक में, अगर इन सारी चीज़ों में जो फर्स्ट चैप्टर है कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको फिर से बताएंगे, ठीक है। तो आज की सेकंड जो लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू।